हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बातचीत करेंगे भारत के भूगोल का एक टॉपिक है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न, या जिसको हम नदियों का तंत्र कहते हैं। नदियां, भारत नदियों का देश है। भारत में लगभग 4000 के आसपास छोटी बड़ी नदियां हैं। अभी 4000 के आसपास नदियों का तंत्र हमें पढ़ना होता है। इसके बारे में क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो उन्हीं नदियों के बारे में आपको मोटा मोटी एक आइडिया देते हैं कि इसको हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे इसको समझेंगे, और कुल मिला जुला के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे पाएँ। नदियों की बात करें तो भारत में बताया कि 4000 नदियाँ हैं। तो पहले इनको समझने के लिए इनका क्लासिफिकेशन करना होगा, वर्गीकरण करना होगा। तो भारत में जो नदियों का वर्गीकरण किया गया है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वो 2 प्रकार की नदियों में बांटा गया है। एक नदियाँ वो हैं जो हिमालयन रिवर्स कही जाती हैं, हिमालयी नदियाँ, और दूसरी नदियाँ वो हैं जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं या पेनिनसुलर प्लेटू की नदियाँ हैं, जो आप दक्षिण की नदियाँ कह सकते हैं। और हिमालयन रिवर को आप उत्तर की नदियाँ कह सकते हैं। बंटवारा उत्तर और दक्षिण में इसलिए किया गया है कि जो पहाड़ हैं, जनरली नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। तो हिमालय दुनिया का सबसे ऊँचा पहाड़, जो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय की औसत ऊँचाई 6000 मीटर। दक्षिण भारत एक औसत पठार है, एवरेज। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है अनाईमुदी की ऊंचाई है 2695 मीटर। अब जहां एक तरफ महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर, यानी ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट है 6000 मीटर, और वहीं साउथ की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर्स। यानी इसकी सबसे ऊंची शिखर इसके दोगुने से भी ज़्यादा है। इसकी सबसे ऊंची शिखर इसके औसत से भी क्या है, औसत के आधे से भी कम। अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, पहाड़ में लगभग दोगुने का अंतर है, दोगुने से भी ज़्यादा का अंतर है। इसलिए यहाँ से निकलने वाली नदियों में भी पर्याप्त अंतर हम लोग देखते हैं। अब कैसे अंतर होंगे? अब हिमालय रिवर्स, हिमालय क्योंकि ऊँचा पहाड़ है, तो यहाँ से नदियाँ जब निकलेंगी तो जब ऊंचाई से उतरेंगी तो उनमें गति क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ ज़्यादा ऊंचाई से नहीं आती हैं, ज़्यादा ऊंचाई से नहीं आती तो उनमें गति पर्याप्त रूप से नहीं होती। तो जब हिमालयन रिवर में गति होती है, जब बहुत तेज़ी से उतरेंगे तो जब ज़मीन पर आएंगे तो बहुत तेज़ स्पीड होगी, तो मिट्टी का कटाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, बहुत तेज़ी से नीचे आती नहीं तो उनमें मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा नहीं। तो मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी उनका ग्रेडियंट कम होगा, पहाड़ से दूरी बढ़ेगी। तो जब पहाड़ से दूरी उनकी बढ़ेगी तो मिट्टी लंबवत उनके काटने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई जैसे शुरुआत में है तो गड्ढा ज़्यादा करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हिमालय से वो दूर हटेंगी तो उनकी नीचे तक, गहराई तक मिट्टी को काटने की क्षमता कम होगी। भाई मिट्टी काट रही है तो साथ में मिट्टी को भी ढोके लेके जा रही है, मिट्टी को बहाते चले जा रही है, तो नीचे मिट्टी काटने के बजाय उनके पार्ट क्या होते चले जाएंगे, चौड़े होते चले जाएंगे। जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगी तो मिट्टी काटने की क्षमता नीचे से कम होगी और चौड़ाई उनकी बढ़ती जाएगी। यानी शुरुआत में गहराई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, और जैसे जैसे वो नदी आगे बढ़ेगी गहराई कम होती जाएगी और चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। जैसे शुरुआत में जैसे मान लेते हैं नदी उतरी, ये गहराई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, ठीक। फिर नदी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, तो गहराई में काटने की क्षमता कम, लेकिन पानी बढ़ता चला जाएगा तो फिर ये इस तरीके से होगी। थोड़ी सी नदी और आगे बढ़ेगी तो गहराई और कम, चौड़ाई और ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएगी गहराई कम होगी और चौड़ाई उसकी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और समंदर में मिलने से पहले तक बिल्कुल इस तरीके से हालत हो जाती है, और समंदर मिलने से पहले तक बिल्कुल रास्ता भर जाता है। यानी एकदम लगभग भरने लगते हैं, कम होते भरने लगते हैं। तो होता क्या है कि जब नदी का रास्ता बिल्कुल भरने लगता है तो समंदर में मिलने से पहले तक भरने लगता है, तो अब क्या करेंगे, रास्ता इधर बंद होने लगा तो अब फिर से पतली पतली उसमें धाराएं निकलेंगी, और धाराएं निकल के फिर समंदर में मिलने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये समुद्री किनारा है, नदी यहाँ तक पहुँची, इस स्थिति में आ गई, यानी रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। तो अब जहाँ से उसको रास्ता मिलेगा, ढलान मिलेगा, वहाँ से फिर बहना छोटी छोटी धाराओं में बह के फिर समंदर में मिलने का ये प्रयास करेगी नदी। तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, तो इन धाराओं को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, या हिंदी में बोला जाता है वितरिका, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि ये जो आप शेप देख रहे हैं, ट्रायंगल शेप बनता है। तो मैथ में इसी को कहा जाता है डेल्टा, इसी को बोलते हैं, ये शेप होता है।
तो ये नदियाँ समुद्र किनारे से पहले जाते जाते क्या बनाने लगती हैं, डेल्टा बनाती हैं और ढेर सारे ये फैलने लगते हैं। तो अलग अलग डेल्टा है, अलग अलग टाइप के डेल्टा बनते हैं। ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो उत्तर की जो नदियाँ होंगी वो इतनी भर जाती हैं कि समुद्र मिलने से पहले बड़ी बड़ी क्या बनाएंगे, डेल्टा बनाएंगे। ठीक, जैसे गंगा नदी का हम लोग उदाहरण लेते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में निकलती है, तो हरिद्वार में आप देखेंगे गंगा नदी को, हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है, तो वहाँ पर आप देखेंगे गंगा नदी गहराई ज़्यादा है, बहुत तेज फ्लो है, लेकिन चौड़ाई बहुत कम है। वही गंगा नदी बहते बहते बनारस तक आती है। बनारस में आप देखेंगे गंगा नदी पर जो पुल बना है लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा पुल है, विश्व सुंदरी पुल है बनारस में। वही गंगा नदी पटना पहुंच जाती है। आप पटना में जाएंगे, गंगा पर एक समय सबसे लंबा पुल था 6.5 किलोमीटर। तो वही गंगा नदी है जहाँ हरिद्वार में केवल 100-150 मीटर चौड़ी है। वही गंगा नदी बनारस में जो 1-1.5 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। वही गंगा नदी पटना में है जो 6 किलोमीटर चौड़ी हो जा रही है, 6 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ी हो रही है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो चौड़ी होती चली जा रही है। और वही गंगा नदी है जिसमें से फिर बाद में हुगली नदी निकल जाती है वितरिका के रूप में। तो ये गंगा का उदाहरण, ठीक। तो ये उत्तर की नदी है, ये हिमालयन रिवर है। जबकि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ होती हैं, जो रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू होती हैं, उनका क्या सिस्टम है कि तो प्रायद्वीपीय पठार हमारा पुराना जो गोंडवाना लैंड है उस चट्टान का हिस्सा होता है, और उसमें क्या है कि पुराना चट्टानें हैं और नदियों की गति उतनी होती नहीं है। तो एक बार जो रास्ता बन गया उसी रास्ते पर नदियाँ चलती रहती हैं और मिट्टी वगैरह का कटाव बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से जो दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं वो ज़्यादा बड़े डेल्टा नहीं बना पाती, वो छोटे मोटे डेल्टा बना पाती हैं, बस हल्का फुल्का, ज़्यादा बड़ा डेल्टा उनके रेंज में नहीं बनता। ठीक, तो उत्तर भारत की नदियाँ बड़े डेल्टा बनाती हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ बहुत कम और छोटे, अब कुछ तो बनाते भी नहीं, ये भी हालत होती है। ठीक, तीसरा बड़ा अंतर ये होता है कि जैसे बताया कि ये नदियाँ होती हैं तो खूब मिट्टी आती है, खूब मिट्टी का कटाव करती हैं। तो मिट्टी का कटाव करने की वजह से इनमें क्या होता है कि रास्ता ये नदियाँ बहुत तेज़ी से बदलती हैं, और जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ क्या कि फिक्स शेप बना हुआ है, चट्टान कटा हुआ है, उसी के रास्ते में बहते चले जाते हैं। तो इनमें रास्ता बदलने की संभावना कम होती है। रास्ता कौन सी नदियाँ बदलेंगी, यही नदी बदलेगी। अब जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली अगर कोई नदी है तो वो है कोसी नदी। अब कोसी नदी सोचिए 80-80 किलोमीटर तक, 90-90 किलोमीटर तक रास्ता बदल जाती है, तो खूब रास्ता बदलती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ उतना रास्ता नहीं बदलती, और बाढ़ आती है तो जो विनाश लीला होती है वो इन नदियों से ज़्यादा होती है, जबकि दक्षिण की नदियों से उतना नहीं होता। तीसरी बात कि जैसे बताया कि हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो सबसे ऊंचा पहाड़ होने की वजह से क्या होता है कि उस पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स बने होते हैं। ग्लेशियर हिमानी, जहाँ पर बर्फ़ पूरे साल जमी रहती है। अब बर्फ़ पूरे साल जमी होने की वजह से क्या होता है कि जैसे जब बरसात का दिन होता है तब तो इन नदियों में पानी होगा ही होगा, लेकिन जब गर्मी का दिन आता है तो गर्मी के दिन में तो पानी बरसेगा नहीं। तो गर्मी के दिन में क्या होते हैं, फिर ग्लेशियर पिघलने शुरू होते हैं। तो ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों में पानी आ जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती हैं उसमें क्या होता है कि पहाड़ उतने ऊँचे हैं नहीं, ग्लेशियर्स बनते नहीं, बर्फ़ ऊपर जमती नहीं। तो जब पानी बरसा तो सोतों में पानी इकट्ठा हुआ, नदी बह गई, फिर बारिश खत्म हो गई, नदी सूख गई। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ होती हैं वो मौसमी नदियाँ होती हैं। मौसम आया, पानी आया, भर गए, फिर मौसम गया, खाली हो गई। जबकि उत्तर की नदियाँ या हिमालयन रिवर्स जो होती हैं वो सदाबहार होती हैं, एवरग्रीन होती हैं। जैसे खाली नदियों के पानी का ग्राफ हम अगर बना दें, मान लीजिए कि 2 ग्राफ हम बनाते हैं, मान लीजिए कोई नदी ए है और दूसरी ये कोई नदी बी है। ठीक, अब जैसे इधर हम लोग एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं कि जल की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, और इधर हम लेते हैं समय को, महीने को। महीने का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इधर भी वही है, जल की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, और इधर ले लेते हैं महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, अब देखिए एक नदी मान लेते हैं कि ए है, एक नदी बी है। एक नदी ए है, इसमें मान लेते हैं कि जनवरी के महीने में इतना पानी है, फरवरी के महीने में इतना पानी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून आते आते फिर पानी, जून में पानी बढ़ जाता है, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पानी रहता है, फिर अक्टूबर के बाद फिर पानी कम होना शुरू हो जाता है।
एक नदी ये है जिसमें जनवरी में बहुत थोड़ा सा पानी है, फरवरी में बहुत थोड़ा सा पानी, लेकिन मार्च अप्रैल में जब पानी बरसा जून में तो फिर पानी अचानक से बढ़ गया बहुत ज़्यादा। फिर जून जुलाई के बाद फिर पानी घटा तो फिर बिल्कुल फिर से ख़त्म हो गया। तो इसमें कौन सी उत्तर भारत की नदी है, कौन सी दक्षिण भारत की नदी है, या हिमालयन नेवल कौन सी है, प्रायद्वीपीय पठार की नदी कौन है? तो नदी ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? हिमालयन नेवल है, क्योंकि पूरे साल इसमें पानी है। जब बारिश का सीजन आता है जून जुलाई अगस्त सितंबर तो पानी थोड़ा सा बढ़ जाता है, बारिश खत्म पानी कम लेकिन रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में क्या है कि पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे बारिश है खूब पानी भर गया, फिर बारिश खत्म फिर पानी खत्म। ठीक, जैसे गंगा नदी का हम उदाहरण लें, गंगा नदी हम लोग को बिल्कुल सामने दिखाई देती है, पूरे साल आप देखिए गंगा नदी में पानी रहता है। जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ में पानी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, फिर बाढ़ खत्म हो जाती है, पानी कम हो जाता है लेकिन रहता है। और जबकि यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल सूख जाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो नदियों की कुछ बातें हो गई, कुछ नदियों का किस्में हो गए, दोनों नदियों के प्रकार आपको बताए। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके नदियों का सिस्टम देखेंगे, नदियों का तंत्र देखेंगे, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से तंत्र हैं। तो इन नदियों के तंत्र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी के बारे में बात करें, गंगा उत्तर भारत की सबसे प्रमुख या भारत की सबसे प्रमुख सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जीवन रेखा कही जाती है। गंगा नदी का पहले हम लोग उद्गम देखेंगे, ओरिजिन। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कोई सवाल पूछे भाई गंगा नदी कहाँ से निकलती, किसी ने बताया गंगोत्री से निकलती, किसी ने बताया गोमुख से निकलती। तो आज हम आपको केवल गंगा नदी का उद्गम बताते हैं, ओरिजिन। गंगा नदी का जो ओरिजिन है इसके लिए एक आपको फिगर बनाते हैं, उस फिगर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, गंगोत्री का नाम आपने सुना होगा, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में एक और ग्लेशियर है गोमुख। ये दोनों ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से एक धारा निकलती है, उस धारा का नाम है भागीरथी। भागीरथी निकलती नदी कहाँ से? गंगोत्री से। गोमुख से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम होता है जानवी नदी। तो जानवी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से, और गोमुख से निकल के सीधे जाके किसमें मिल जाती है? भागीरथी में। ठीक, फिर ये नदी आगे बढ़ती है। आगे जब ये नदी बढ़ती है तो इसी में भागीरथी में इधर से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम होता है भिलंगना। यानी भागीरथी में कौन सी नदी आके मिली? भिलंगना। तो जहाँ भागीरथी और भिलंगना का संगम है, यानी जहाँ पर भिलंगना नदी भागीरथी मिलती हैं, वहीं पर उत्तराखंड में एक डैम बनाया गया है, टिहरी डैम या टिहरी बांध। यानी टिहरी बांध कहाँ पर बना है? उत्तराखंड में, भिलंगना और भागीरथी के संगम पर। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और आगे उत्तराखंड में ही एक जगह है देवप्रयाग। इस देवप्रयाग में, इस भागीरथी नदी में इधर से एक बड़ी सी नदी आती है जिसका नाम होता है अलकनंदा। यानी देवप्रयाग में भागीरथी नदी में कौन सी नदी आके मिली? अलकनंदा। अब ये जो अलकनंदा नदी है, इसी अलकनंदा नदी के किनारे पर बने हुए हैं पंचप्रयाग। पंचप्रयाग, प्रयाग का मतलब जहाँ पर नदियों का संगम होता है, यहाँ पर पंचप्रयाग है, यानी 5 नदियों का संगम। अब उस पंचप्रयाग के नाम बताएं कि जैसे सबसे पहले नीचे हमने यहाँ पर लिखा देवप्रयाग। देवप्रयाग के ऊपर है रुद्रप्रयाग, फिर उसके ऊपर है कर्णप्रयाग, फिर है नंदप्रयाग, फिर है विष्णुप्रयाग। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और विष्णुप्रयाग। कितने होंगे? 1 2 3 4 5। इन्हीं 5 को मिला के कहा जाता है पंचप्रयाग। तो पंचप्रयाग में कौन कौन सा आएगा? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। अब प्रयाग का मतलब 2 नदियों का संगम। अब देवप्रयाग में तो हम देख रहे हैं भागीरथी में मिली कौन सी? अलकनंदा नदी। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में इधर से एक नदी आती है जिसको कहा जाता है मंदाकिनी नदी। ये जो मंदाकिनी नदी है, इसी मंदाकिनी नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा सा मंदिर है केदारनाथ। तो जो केदारनाथ मंदिर है वो मंदाकिनी के ही तट पर है।
ठीक। फिर जो कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग में एक नदी आती है जिसको कहा जाता है पिंडार। नंदप्रयाग है, नंदप्रयाग में एक नदी आती है जिसका नाम है नंदना, या कहीं कहीं नंदका भी लिखा रहता है, नंदना या नंदका नदी। विष्णुप्रयाग में आती है धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक, यानी देखें पहले नदियों का नाम लिख दें, नहीं तो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। फिर से शुरू करते हैं। यहाँ से जो धारा निकली इसका नाम क्या है? भागीरथी। ये जो धारा निकली इसका नाम है जाह्नवी। तो सबसे पहले जाह्नवी मिल गई किसमें? भागीरथी में। फिर संयुक्त धारा आगे बढ़ी। फिर टिहरी में भागीरथी में एक नदी मिली जिसका नाम है भिलंगना, भिलांग। तो भागीरथी में कौन सी नदी मिली? भिलंगना, टिहरी में। फिर भिलंगना ये आगे ये भागीरथी नदी आगे बढ़ी। तो जहाँ पर भागीरथी और भिलंगना का संगम है वहीं पर क्या है? टिहरी डैम। तो जाती है कहाँ पर? देव प्रयाग। इस देव प्रयाग में इस भागीरथी नदी जो यहाँ से आ रही है, इसमें इधर से कौन सी नदी आ रही है? मंदाकिनी। मंदाकिनी आके मिल रही है। और बताइए इसी मंदाकिनी किनारे पर पंचप्रयाग है। सबसे पहले है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में इस मंदाकिनी में कौन सी नदी मिल रही है? अरे सॉरी, अलकनंदा है, अलकनंदा। तो सबसे पहले अलकनंदा में कौन सी नदी आके मिल रही है? मंदाकिनी। तो अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। फिर आया कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा में कौन सी नदी मिल रही है? पिंडार नदी। फिर नंदप्रयाग है, नंदप्रयाग में अलकनंदा में नंदना नदी मिल रही है या नंदका नदी। और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा। तो इसी को पंचप्रयाग कहा जाता है। पंचप्रयाग अगर डिटेल में यहाँ पर हम लिख दें तो सबसे पहले देखेंगे, हिंदी में इसको लिख देते हैं देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी है? भागीरथी प्लस अलकनंदा। ठीक। फिर इसके ऊपर कौन सा है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में कौन सी नदी आ रही है? मंदाकिनी। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। फिर ये है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में कौन कौन सी मिली? पिंडार प्लस अलकनंदा। फिर है नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में कौन कौन सी मिली? नंदना या नंदका प्लस मंदाकिनी। फिर कौन सा है? विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी मिली? धौली गंगा प्लस अलकनंदा। अब अलकनंदा के किनारे पर पंचप्रयाग है, तो अलकनंदा पांचों में क्या है? कॉमन है। तो इन्हीं पांचों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? पंच प्रयाग। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। खैर, तो फाइनली जब भागीरथी मिलती है किसमें? अलकनंदा में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। तो जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तो यहीं पर देवप्रयाग के बाद इस संयुक्त धारा का नाम पड़ता है गंगा। तो जो गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? देवप्रयाग के बाद। उत्तराखंड में कहीं भी देवप्रयाग से पहले गंगा नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, अलग अलग धाराएं हैं, ध्यान रखेंगे। वो बचपन में हम लोग पढ़ते थे गंगोत्री से निकल रहे हैं कि गोमुख से निकल रहे हैं, अब बड़े हो गए हैं। तो अब गंगा का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग के बाद। तो यहाँ से शुरू होती है गंगा नदी का और इसका उद्गम
और ये रहे गंगा के किनारे, ये अलकनंदा के किनारे के पंचप्रयाग। खैर, तो अब सोचिए ये गंगा नदी का उद्गम है, ये ओरिजिन। अब उद्गम ये है, वो आगे कितना लंबा जाएंगे, बहुत लंबे जाएंगे। तो गंगा नदी का तंत्र थोड़ा सा विस्तृत है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको भी हम लोग बड़े में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए उद्गम, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं तो गंगा नदी को और विस्तार से देखेंगे। तो इसके लिए आप कॉपी का अपना 2 पेज खोल लेंगे, ये वाला हिस्सा केवल छोटे में एक कोने पर बनाएंगे, फिर उसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे इस फिगर को, ये फिगर यहाँ कर देंगे और यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे गंगा नदी आगे बढ़ती हैं इस ओरिजिन के बाद, और कैसे जाके समंदर मिलती हैं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ, यानी नदी में कोई नदी आगे मिल रही है तो उसको सहायक नदी बोलते हैं, और कौन कौन सी वितरिकाएँ, यानी नदी में से नदी निकलती है तो उसको वितरिका बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। वो कैसे आके मिलती हैं, किधर से आके मिलती हैं, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग अगली वीडियो में। मिलते हैं हम लोग, बने रहिए। थैंक यू।